नमस्कार, मैं हूं दिव्या गौरव त्रिपाठी और आप देख रहे हैं educationbeats.com। सीएम योगी का गृह क्षेत्र गोरखपुर, जिसका एक छोटा सा ब्लॉक है सरदार नगर। सरदार नगर के तितौली में एक सरकारी स्कूल है, जिसकी स्थिति का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद अल्पा निगम जब तितौली के प्राथमिक स्कूल में पढ़ाने गईं, तब वहां मात्र 24 बच्चों का नामांकन था। लेकिन आज तितौली के इस प्राथमिक स्कूल में 267 बच्चे नामांकित हैं। स्कूल में इतना बड़ा बदलाव इतनी आसानी से नहीं हुआ है। आज हम बात करेंगे प्राथमिक स्कूल की प्रधानाध्यापिका अल्पा निगम से और ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनका संघर्ष कैसा रहा। अल्पा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एजुकेशन बीट्स के खास कार्यक्रम शिक्षा के कर्मवीर में। नमस्कार दिव्या जी, बहुत बहुत आभार आपका। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस मंच के लिए आमंत्रित किया और मुझे अपने विचारों को, अपने प्रयासों को साझा करने का एक अवसर प्रदान किया। अल्पा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एजुकेशन बीट्स के मंच पर। अल्पा जी, देश का शिक्षा को समर्पित इकलौता मंच educationbeats.com, जिसके साथ आज आप जुड़ी हैं, आपको कैसा लग रहा है? निश्चित तौर पर बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये आप लोगों का एक ऐसा प्रयास होता है जिससे हम अपने प्रयासों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, यानी साझा करते हैं, और दूसरों के प्रयास जो लोग साझा कर रहे होते हैं उनके माध्यम से भी हम कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। तो सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया, जो अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, वो आप लोगों के माध्यम से जारी रह रही है। तो इसके लिए आप लोग निश्चित ही बधाई के पात्र हैं। तो आप लोगों को ढेर सारी बधाइयाँ। आपको भी बहुत सारी बधाइयाँ कि आप इतना बेहतर कर रही हैं। इसके लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं मैं देती हूँ। अल्पा जी, जैसा कि सरकारी स्कूल के अधिकतर टीचर जो संसाधनों की दुहाई देकर पढ़ाते नहीं हैं, जबकि आप अनगिनत मुश्किलों का सामना करते हुए विद्यालय को एक ऐसे मुकाम पर ले गई हैं जहां सोचना भी मुश्किल था, सोचना भी मुश्किल नहीं था। क्या संघर्ष रहा आपका, जरा बताएं। संघर्ष तो काफी लंबा था, क्योंकि जुलाई 2010 में प्राथमिक विद्यालय तिलौली पर मेरा स्थानांतरण हुआ और जिस समय तिलौली को मैंने ज्वाइन किया था, उस समय वहां पर मात्र 24 बच्चे नामांकित थे और विद्यालय में 16 से 20 बच्चे ही मिलते थे जी। तो उस गैप को भरना बहुत मुश्किल था, क्योंकि बच्चे जो आते थे, आज जो आया वो कल नहीं आएगा, कल जो आया वो परसों नहीं आएगा। अच्छा। तो इस तरह की पहली चीज तो बच्चों को स्कूल तक लाना था, और बच्चों को स्कूल तक लाने में भी कहीं ना कहीं अभिभावकों का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो उन अभिभावकों को भी हमें जागरूक करना था। जी। तो अगर हम कहें कि बच्चों के साथ साथ उन अभिभावकों को जागरूक करने के लिए एक काफी लंबा समय लगा, और उस दौरान मैंने आर्ट एंड क्राफ्ट, जो कि प्राथमिक विद्यालयों में प्रयोग नहीं होते थे, वहाँ पर हमने बच्चों के साथ में आर्ट एंड क्राफ्ट का प्रयोग किया और बच्चों को स्कूल के प्रति जो है उनकी जो ललक थी उसको बढ़ाने का प्रयास किया। आर्ट एंड क्राफ्ट क्रिएटिविटी के माध्यम से बच्चों ने बहुत सारी चीजें रचनात्मक तरीके से बनाना सीखा, बच्चों में सृजनात्मकता का विकास हुआ, और बच्चों के इस प्रयास को हम लोगों ने समुदाय तक पहुंचाने का कार्य किया एग्जीबिशंस लगाकर। तो हमारे स्कूल का एक रेगुलर फीचर है एग्जीबिशन। हम बच्चों के लिए आर्ट एंड क्राफ्ट एग्जीबिशन लगवाते हैं, बच्चों के जो कार्य होते हैं उनको प्रदर्शित करने के लिए। इसके साथ साथ साइंस एग्जीबिशंस लगते हैं। तो बच्चों का कार्य जब समुदाय तक पहुंचना शुरू हुआ, तो एक लोगों के बीच में एक ये विश्वास पैदा हुआ कि नहीं, सरकारी स्कूलों में भी कुछ हो सकता है। तो हाँ बिल्कुल, धीरे धीरे जो है हम लोगों के प्रयासों ने रंग लाना शुरू किया, और आज की स्थिति ये है कि हमारे विद्यालय में हम सिर्फ कक्षा 1 में नामांकन करते हैं। बाकी क्लासेस में हमारे यहाँ नामांकन, हम लोग नो एडमिशन का बोर्ड लगा होता है, और कक्षा 1 में भी 40 से 45 बच्चों के बाद हमें जो है वहां पे भी एडमिशन रोकना पड़ता है, क्योंकि समस्या हमारी एक सबसे बड़ी है कि हमारे विद्यालय में जगह नहीं है, और बिल्डिंग में जो है कुल 5 कमरे हैं, और एक एक कमरे में 100 बच्चों से ऊपर जब बैठते हैं तो बहुत दिक्कत होती है। तो इस वजह से हमें नो एडमिशन लगाना पड़ता है, और हमारे यहाँ स्टाफ भी पर्याप्त नहीं है। बहुत सुंदर। अल्पा जी, आपने जीवन कौशल शिविर की शुरुआत की है, तो प्लीज आप हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या है ये जीवन कौशल शिविर, जरा बताएं। देखिए, ये जो जीवन कौशल शिविर थे, ये करीब 2010 में जब मैंने ज्वाइन किया, तो 2011 जून से लगाने प्रारंभ किए मैंने।
जी। और 2011 जून में पहले तो मैंने बच्चों के लिए नहीं, पहले मैंने गाँव वालों के लिए लगाया, क्योंकि उनको ये बताना चाहा, जो गाँव के बच्चे थे, यानी जो जूनियर हाई स्कूल के बच्चे थे, क्योंकि हमारा प्राइमरी स्कूल था, कक्षा 5 तक का जी, था। जी। और बेसिकली ये जो जीवन कौशल शिविर था, ये उन बच्चों के लिए मैंने लगाना शुरू किया था जो आउट ऑफ स्कूल थे। ओके। तो उन बच्चों के लिए हमने जीवन कौशल शिविर लगाना शुरू किया और उनको उन जीवन कौशलों से जोड़ा जो कि उस समय पर लोगों के ध्यान में शायद नहीं आते थे। तो बच्चों में केयरिंग, शेयरिंग, ओह! और इसके साथ-साथ जो उनके मार्शल आर्ट्स वगैरह भी उनको सिखाए हमने। और बच्चे, आज हमारे स्कूल के बच्चे ताइक्वांडो प्रॉपर्ली ट्रेनिंग लेते हैं, और लास्ट ईयर उन्होंने 8 गोल्ड मेडल्स भी स्कूल के लिए लाए। तो इस तरह से उनको हम लोगों ने कई सारे लाइफ स्किल्स के साथ जोड़ा, जिसमें उनको एम्पैथी और जो हमारे कह सकते हैं कि जो पारस्परिक संबंध हैं, इन सबों से जोड़ने की कोशिश करी। जी। और इसका जो परिणाम था वो ये हुआ कि उस दौरान जब हम लोगों ने बच्चों को इनसे जोड़ा, तो आपने उद्यमिता विकास संस्थान अहमदाबाद का नाम सुना होगा, जी, जी। ईडीआई जी। अहमदाबाद ने कॉन्सिक्यूटिवली 3 साल तक हमारे बच्चों को आई कैन अवार्ड से सम्मानित किया। तो मेरे विद्यालय के 3 बच्चे प्रतिवर्ष लगातार 3 साल तक की आई कैन अवार्ड से सम्मानित हुए। वाओ! तो ये उन्हीं जीवन कौशलों की ही देन थी, क्योंकि कहीं न कहीं उनके अंदर एम्पैथी भर रही थी, कहीं न कहीं उनके अंदर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, कोऑपरेशन, ये सारी चीज़ें हम कुछ-कुछ एक्टिविटीज़ के थ्रू वहाँ पर उनके अंदर विकसित करना शुरू कर दिए थे। तो इसका देन थी। तो ये शुरुआत दौर में आपने अकेले ही ये सब संभव किया या आपके साथ किसी और का भी सहयोग रहा है? देखिए, जब हमने शुरुआत की थी, तो जैसा कि हमने बताया कि मेरा स्ट्रगल काफ़ी लंबा था, क्योंकि जी। मेरे स्टाफ के लोग उस समय पर सहयोग नहीं करते थे। ओह! और शुरुआत के 5 साल तक मैंने इस जद्दोजहद के साथ अकेले कार्य करना शुरू किया कि मेरा स्टाफ, अगर हम ईस्ट चलते थे तो मेरा स्टाफ वेस्ट चलता था। ओह! तो आप ये सोच सकते हैं कि जब हमारे कार्यस्थल पर इस तरह की समस्याएँ हों, तो किस तरह से काम कोई बिल्कुल, कर पाता। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। फिर भी कुछ करने की इच्छा से आए थे, और कुछ करने की इच्छा इसलिए कि उन गरीब बच्चों के लिए कुछ करना था। तो इस उद्देश्य के साथ में बस आगे बढ़ते गए, और साथ में फिर धीरे-धीरे करके जो कारवां जुटा, वो सच में उत्साह देता है और प्रोत्साहित करता है। सभी को लगा कि आप कुछ कर सकती हैं, तो सभी ने साथ देना शुरू कर दिया आपका। हाँ, समुदाय से एक्चुअली मेरे स्कूल की जो स्ट्रेंथ है, वो मेरे जी, बच्चे और मेरा समुदाय है। समुदाय है। तो क्योंकि हाँ, मेरे स्कूल से समुदाय का जो लगाव है, या अभिभावकों का जो लगाव है, या जो बच्चों का जुड़ाव है, वो मेरी स्ट्रेंथ है। ओह! बहुत सुंदर। अल्पा जी, आपके स्कूल में एक डिजिटल लैब भी है। उस डिजिटल लैब हाँ। में क्या खास है? ज़रा हमारे दर्शकों को बताएँ। मेरे स्कूल में प्रदेश की पहली डिजिटल लैंग्वेज लैब है, और संभवतः शायद, अभी तक मुझे पता नहीं है, लेकिन संभवतः शायद मेरे स्कूल की ही इकलौती डिजिटल लैंग्वेज लैब है। जी, और इस लैंग्वेज लैब के माध्यम से बच्चे जो है प्रोनंसिएशन के बारे में सीखते, क्योंकि आपको पता होगा कि मेरा स्कूल इंग्लिश मीडियम मॉडल स्कूल के जी, रूप में 2015 में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चयनित हुआ था। जी। तो अब आप समझ सकते हैं कि भोजपुरी बोलने वाले बच्चे को हम तुरंत इंग्लिश किस तरह यस, से हम सिखा सकते थे। तो उस दौरान 2015 की ही बात है कि हमें लगा कि उनका प्रोनंसिएशन, क्योंकि जब भी हम उनसे पढ़ने के लिए, जब भी हम उनसे इंग्लिश में बात करने के लिए या इंग्लिश पढ़ाने की बात करते थे, तो उनके अंदर भोजपुरी एक्सेंट आता था। तो उस एक्सेंट को सही करने के लिए, उनके प्रोनंसिएशन को सही करने के लिए, मेरे दिमाग में पहले हम लोगों ने छोटे तौर पे अपने लैपटॉप से कंटेंट तैयार करके, रिकॉर्ड करके उनको सुनाया। फिर धीरे-धीरे 2015 दिसंबर की बात है कि हमने अपने स्कूल में डिजिटल लैंग्वेज लैब की स्थापना की। और डिजिटल लैंग्वेज लैब में जो है बच्चे अपनी-अपनी स्टूडेंट यूनिट के साथ में कार्य करते हैं। अपनी, और खास बात ये है कि एक बच्चे को जैसे पूरे क्लास के सामने गलत जी, प्रोनाउंस करके कुछ बोलेगा तो उसको एक हिचक लगेगी। बिल्कुल। लेकिन वहाँ क्या है कि बिल्कुल, वहाँ पर क्या होता था कि बच्चे इसमें क्या करते हैं, बच्चे अपने हेडफ़ोन्स लगाते हैं, माइक्स रखे हैं, तो जो स्टूडेंट यूनिट से वो बोलते हैं, वो मेरे पास उस पर लाइट जलती है, हम उस यूनिट को ऑन करते हैं, तो हमें पता चलता है बच्चे की प्रोनंसिएशन सही है कि गलत है, और फिर हम बोलकर उसको सही करवाते हैं। अच्छा, अच्छा। तो इस तरह से वो बच्चे की बच्चे तक रहती है, वो सार्वजनिक नहीं होती है। और अगर हमें कभी ऐसा लगता है कि नहीं, उसको बाकी बच्चों का कार्य भी सुनना चाहिए, तो हम उसको
उसको कर देते हैं स्पीकर पर करके कि सारे बच्चे एक साथ सुन सकें। ओके। और मेरी ओर से जो इंस्ट्रक्शंस जाते हैं वो तो सारे बच्चों को फिर सुनाई देंगे। अच्छा, वो सभी को सुनाई पड़ते हैं। बहुत हाँ। सुंदर, बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ जुड़ के। अल्पा जी, आज के समय में सभी की सोच इस प्रकार बन गई है कि उन्हें लगता है कि सरकारी विद्यालयों में प्राइवेट की अपेक्षा अच्छी पढ़ाई नहीं होती, जबकि सरकारी विद्यालय के टीचर प्राइवेट की अपेक्षा काफी क्वालिफाइड होते हैं, बाकायदा परीक्षा पास करके आते हैं। फिर भी ऐसा क्यों होता है, बताएं। दरअसल ऐसा इसलिए होता है ना क्योंकि अगर हम अपनी सोच बदलते हैं तो सारी जी। चीजें बदलती हुई दिख रही है। तो कहीं ना कहीं हमारे जो समुदाय है उन तक ये सोच उनमें ये बैठी हुई है कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें ज्यादा पढ़ाई होती है। हालांकि आपको एक किस्सा बताना चाहूंगी कि 2 साल पहले की बात है। जी। हमारे एरिया में एक बहुत बड़ा जो है चेन ऑफ स्कूल्स है, उसकी एक ब्रांच हमारे सरदार नगर ब्लॉक में भी खुली हुई थी। तो करीब 2 साल खुले हुए उसको हो चुके थे। तो वहां से 8 बच्चों ने मेरे स्कूल पर एडमिशन लेने की इच्छा जताई। तो उनके गार्जियंस मेरे पास आए कि और समझ सकती हैं कि उसकी जो सालाना फीस है वो 70 से 75 हजार रुपए है। और हर क्लासरूम में एसी और बच्चे जो है डेस्क और बेंच पर बैठ रहे होते थे। तो जब गार्जियन मेरे पास आए कि मुझे आपके स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन करवाना है, तो हम लोग बच्चों के साथ में बैठ के आर्ट एंड क्राफ्ट का कुछ काम कर रहे थे, यानी बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, यानी हमारी जो दरिया थी बेकार थी, तो उनको जी। सिल सिल के हम एक कारपेट बना रहे थे। ओ। तो बच्चे भी जुट के कर रहे थे और हम लोग भी सब लोग कर रहे थे। तो वो आए जब, तो हमें ऐसा लगा कि बच्चे जो इनके बच्चे हैं वो तो बहुत वेल ऑफ स्कूल में पढ़ रहे हैं, जी। और अगर एकदम से वो आएंगे यहाँ पे मेरे स्कूल में दरी पे बैठना होगा, और कई बार ऐसा है कि लाइट चली जाए तो उनको गर्मी में बैठना होगा। तो हमने उनको बोला कि आप प्लीज इन बच्चों का एडमिशन यहाँ मत करवाएं, किसी और प्राइवेट स्कूल में करवा लें। जी। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरी इच्छा है कि ये बच्चे यहाँ पढ़ें। और हमने उनसे बोला भी कि इनके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, बच्चे कॉम्प्लेक्स होंगे और फिर वो अच्छे उससे बढ़ नहीं पाएंगे। इससे अच्छा है कि आप जहाँ पढ़ा रहे हैं या तो वहाँ पढ़ाएं, और नहीं तो किसी और प्राइवेट स्कूल में पढ़ा दें। बिल्कुल। तो वो लोग लगातार 1 हफ्ते इसी तरह से आते रहे, नहीं नहीं हमें यहीं पढ़ाना है। फिर हमने कहा कि आपने बच्चों को पहले बात की है? तो कहने लगे नहीं, हमने बच्चों को समझा दिया है, बच्चे नहीं परेशान होंगे। फिर जब उन्होंने ये कहा तो हमने कहा अच्छा ठीक है, चलिए देखते हैं। तो फिर हमने उन 8 बच्चों का अपने स्कूल में नाम लिखा, और बच्चे जो है 5th पास आउट करके फिर अब दूसरे अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। तो ये एक मिथ है कि जो है बच्चों को लोग सरकारी स्कूल में डालना नहीं बिल्कुल। चाहते, लेकिन अगर हम वो क्वालिटी दे रहे हैं और हम कहीं ना कहीं गार्जियंस में ये जो उनके अंदर एक अविश्वास की स्थिति है उसको दूर करने में अगर सक्षम हो रहे हैं, तो प्राइवेट स्कूल के बच्चे हमारे स्कूल में आएंगे। बिल्कुल। तो इस तरह से हमारे स्कूल में हर साल ऐसा होता है कि 30-35 बच्चे एडमिशन के लिए आते हैं, लेकिन वही हमने बताया ना कि हम एडमिशन नहीं ले लेने से मना सकते। करते वाकई हैं। बहुत तो सुंदर है, आपका विद्यालय बहुत अच्छा है, इसका मतलब। जी। अल्पा जी, आपके स्कूल में ग्रीष्मकालीन शिविरों का भी आयोजन होता है, तो जरा हमारे हाँ, दर्शकों को बताएं कि ग्रीष्मकालीन शिविरों का आयोजन आप किस प्रकार करती हैं। देखिए जैसे आपने कहा था जीवन कौशल शिविर की, तो जीवन हाँ कौशल जी। शिविर हमारे यहाँ 5 से 6 दिन के लिए लगता है। अच्छा। और ग्रीष्मकालीन शिविर है ये गर्मी की छुट्टियों में 15 दिन का और 10 दिन का ऐसे करके। शुरुआत में हमने 10 दिन का लगाया था, लेकिन अब वो बढ़ते बढ़ते, क्योंकि बच्चों की डिमांड, गांव वालों की डिमांड, और गांव में जो बच्चों के अभिभावक रह रहे हैं या उनकी दीदियां या भैया लोग हैं, जी। तो वो सारे लोगों की जो डिमांड थी उसके आधार पर फिर हम लोगों ने उसको 15 दिन का किया। 15 दिन का कर तो दिया। हाँ, और ये ग्रीष्मकालीन शिविर जो हम लोगों ने लगाए, इसमें हम लोग बच्चों को मेहंदी, डिजाइन और सिलाई कढ़ाई, और इसके साथ में कुछ बेसिक कुकिंग की चीजें, मतलब जो उनको बेसिक कुकिंग स्टाइल सिखाते हैं जिसमें बच्चों को गैस का यूज ना करना पड़े। जी। और जो बड़ी बच्चियां आती हैं उनको भी हम लोगों ने फूड प्रिजर्वेशन का कोर्स वगैरह करवाते हैं। तो इस तरह से हमारे जो समर कैंप्स है, इसमें खास बात यह है कि हमारे गोरखपुर की शान है औरंगाबाद का टेराकोटा। ओ। तो हम लोग बच्चों को टेराकोटा आर्ट भी सिखाते हैं, और ये हमारे समर कैंप्स का भी रेगुलर फीचर है और हमारे स्कूल का भी रेगुलर फीचर है। बच्चों ने बहुत सारे खेल खिलौने मिट्टी से बनाए हैं, और वो प्रॉपर खिलौनों को पकाने की प्रक्रिया या दिए बनाकर दिए पकाने की प्रक्रिया। तो हमारे बच्चे दिवाली पे दिवाली मेला खुद के बनाए दियों को पेंट करके और फिर उसको डेकोरेट करके दिवाली मेला लगाते हैं। वो सभी बच्चों को तो आता है।
हाँ, वो बच्चों को आता है। बहुत सुंदर। अल्पा जी, खास करके हम देखते हैं तो मिडिल क्लास और अपर क्लास के लोग जो हैं वो सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं भेजते हैं। इसकी क्या वजह है? कहीं न कहीं उनके मन में ये होता है कि सरकारी स्कूल तो सारी चीज़ें मुफ्त में मिल रही हैं, कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि हम तो ये अफ़ोर्ड कर सकते हैं, तो हम क्यों ऐसे स्कूलों में भेजें? जबकि ऐसा नहीं है। आप अगर देखेंगे तो बहुत सारे सरकारी स्कूल ऐसे हैं जो कि प्राइवेट स्कूलों को मात देते हैं, और कहीं न कहीं हमारे पास जितने भी टीचर्स हैं, हम सारे के सारे टीचर्स क्वालिफ़ाइड होते हैं, हमारे पास बिल्कुल। बहुत सारे। हाँ, और सबसे बड़ी चीज़ हमारे पास रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलते हैं, राज्य स्तर पर भी, राष्ट्रीय स्तर पर भी। तो इन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के कारण हम लोगों का जो क्षमता संवर्धन है, वो हमेशा निरंतर चलता रहता है। तो कहीं न कहीं हम लोग स्किल्ड होते जाते हैं, और साथ ही साथ हम लोगों में पॉलिश होती रहती है हर समय। तो ये अभिभावकों का जो अविश्वास है, इसे हम शिक्षकों को दूर करना ज़िम्मेदारी हमारी बनती है। तो हम लोगों को ये करना होगा, ताकि उन्हें ये लगे कि हमारे विद्यालयों में कुछ खास ऐसा हो रहा है जो कि प्राइवेट स्कूल्स में नहीं हो रहा है। अब तो हो भी रहा है, इसलिए लेकिन बहुत सारे विद्यालय बहुत अच्छा अब कर रहे हैं। बिल्कुल। और बहुत सारे विद्यालय बहुत अच्छा कर रहे हैं, और बहुत सारे विद्यालयों ने अपना नाम इस दिशा में आगे बढ़ाने की कोशिश की है। बिल्कुल। तो अच्छा प्रयास है ये। बिल्कुल सही कह रही हैं अल्पा जी। अल्पा जी, आप जरा हमें ये बताइए कि आप हर रोज अभिभावकों के संपर्क में रहती हैं, उनसे बातचीत करती हैं, लेकिन गांव का हाँ। माहौल थोड़ा सा अलग होता है। उस माहौल में कैसे ये सब पॉसिबल हुआ, जरा बताएं। आपको बताना चाहूँगी कि इस विद्यालय पर आने से पहले नहीं, इस विभाग में आने से पहले मैंने कोई गाँव नहीं देखा। मेरा जो बैकग्राउंड है वो ग्रामीण परिवेश मेरा बिल्कुल नहीं था। जी। तो जिस समय मैंने स्कूल में नौकरी, मतलब प्राइमरी स्कूल में नौकरी की बात करी, तो मेरे घर में बहुत बवाल सा हो गया, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि एक डॉक्टर या इंजीनियर या फिर सिविल सर्वेंट के घर पे अगर कोई कहे कि मुझे बेसिक स्कूल में टीचिंग करनी है, जी तो वहाँ बिल्कुल। कैसा विद्रोह होगा। तो और दूसरी चीज़ ये थी कि लोगों को लगता था कि गाँव में कभी हमने कदम नहीं रखा और हमें एकदम से गाँव में जाके पढ़ाना पड़ेगा। तो पहली जी। चीज़ तो लैंग्वेज प्रॉब्लम आएगी, दूसरी चीज़ वहाँ का कल्चर अलग है, मेरा कल्चर अलग है, तो वो बहुत सारी समस्याएँ आने वाली हैं। तो लोगों ने बहुत मना किया, और इसके चलते ऐसा भी हुआ कि डेढ़ 2 साल तक की सब हमसे गुस्सा भी रहे कि नहीं, एक अच्छी नौकरी को छोड़कर एक ऐसी जगह जा रही है जहाँ पर कुछ खास करने के लिए नहीं है। और लोग, क्योंकि उस समय तक जैसे आप समझते हैं ना, एलीट क्लास के लोग जो होते बिल्कुल। हैं या थोड़े से वेल ऑफ लोग होते हैं, उनको लगता है कि ये चप्पल छटकाने वाली नौकरी उस समय पर लोगों को लगती थी जी कि झोला बिल्कुल। टांग के मास्टर जी लोग झोला टांग कर जाते हैं। तो उस मिथ को दूर करने में, और आपको बताना चाहूंगी कि जिस समय नेशनल आईसीटी अवार्ड की बात है, नेशनल आईसीटी अवार्ड की फेलिसिटेशन सेरेमनी हो रही थी, तो मेरी मौसी और मेरी माँ, जिन्होंने सबसे ज़्यादा अपोज़ किया था कि नहीं, नौकरी नहीं करनी है, और वही मौसी और वही प्राउड माँ फील कर रही मेरी होंगी। अवार्ड अवार्ड सेरेमनी शुरू होने से 1 घंटे पहले उस हॉल में घुस के बैठ गए थे। तो वो बहुत मेरे लिए उस अवार्ड का मतलब अवार्ड लेना मेरे लिए उतना मायने नहीं रखा, जितना कि उन लोगों को फ्रंट रो में बैठे देखना अच्छा लगा। बिल्कुल। मतलब उनकी तो दिशा ही बदल दी, सोच को बदल दिया आपने। और वो लोग आज बहुत गर्व से कहते हैं कि ये सरकारी स्कूल में पढ़ाती है और इसका स्कूल काफ़ी अच्छा कर रहा है। तो एक तो ये तो घर की मेंटालिटी को चेंज करना था। जी। दूसरा, आपने बात करी कि गाँव में कैसा माहौल था। तो जी आपको बिल्कुल। बताऊँगी कि मेरे लिए गोरखपुर बिल्कुल नया जनपद है, और नया जनपद होने के कारण मेरे मन में बहुत सारे डर, मेरे मन में बहुत सारे अजीब से विचार होते थे कि पता नहीं कैसा होगा, क्या होगा। तो शुरुआत जिस स्कूल से करी, वो उसमें करीब 8 से 9 किलोमीटर मुझे पैदल चलना होता था, और उसके बाद में फिर किसी तरह से 1 डेढ़ साल बाद मेरा ट्रांसफ़र इस स्कूल पे जब हुआ, तो मुझे लगा कि वहाँ पे हम 2 घंटे जो है हमें सफ़र करके जाना होता था। उसके बाद फिर 9 किलोमीटर हम पैदल चलते थे रोज़ के रोज़। तो उस एफ़र्ट को हम अपने इस स्कूल में गाँव वालों के लिए लगाते हैं। तो हमने वो एफ़र्ट यहाँ लगाया, और विश्वास नहीं मानेंगी कि वो गाँव बहुत नोटोरियस गाँव माना जाता था, जी। लेकिन उस गाँव ने मेरे लिए इतना किया कि आज हमें उस गाँव ने अपनी लड़की के जैसा मान रखा हुआ है। तो अगर हमें थोड़ा-सा भी देर हो जाती है, तो गाँव वाले परेशान हो जाते हैं कि मैडम जी घर कैसे जाएँगी?
क्योंकि ओहो। मेरे आने का मतलब स्कूल पहुंचने का, तो मान लीजिए कि स्कूल अगर 8 बजे का है तो मेरे स्कूल पहुंचने का समय 1 घंटा पहले है, लेकिन स्कूल से बाहर आने का कोई समय नहीं है। तो स्कूल के बंद होने के बाद भी अभिभावकों के साथ साथ बच्चों के साथ जुटकर काम करना, महिलाओं को पढ़ाना, तो इन सब चीजों में जो है समय निकल जाता है। और जब बहुत ज्यादा देर हो जाती है तो वहाँ पे जो गांव वाले हैं वो चिंतित होने लगते हैं। उनको तो भी ऐसा फिक्र है। अब, हाँ, और ऐसा जो आज के बात करते हैं अगर, तो ऐसा रिलेशन है कि जैसे हमें लगता है कि गांव की जो बुजुर्ग महिलाएं हैं वो मेरी दादी नानी जैसे पूरा फैमिलियर कई बार। माहौल हो गया है आपके लिए उस गांव का। और अगर कभी ये देखती हैं जैसे कोई बैठा हुआ है तो गोदी में बैठाने का भी वो उनका जो है कि आइए आप, जैसे अभी बहुत सारे मतलब कोरोना के बाद में जब हम स्कूल गए तो महिलाएं आके चिपक गई। हमने कहा अरे कोरोना चल रहा है, चिपकिए मत। लेकिन वो लोग कहे अरे बबली बहुत दिन बाद मिली हो, तो हमने कहा हाँ मिले तो बहुत दिन बाद है। तो इस बहुत सारा प्यार मिलता है आपको। वाकई बहुत हाँ, अच्छा कर रही हैं आप। पूरे गांव ये को मेरी एक शिक्षित कर रही बताया हैं। ना आपको, हमने आपको बताया कि मेरी स्ट्रेंथ मेरे बच्चे और उनके जो गांव वाले बिल्कुल हैं या अभिभावक हैं वो मेरी बिल्कुल स्ट्रेंथ है। कि सही कह रही हैं। यहाँ एक अनजान जगह पर मेरे अकेले का रहना हमें पता नहीं चलता, क्योंकि मेरे साथ इतना बड़ा परिवार जुड़ा हुआ है। बिल्कुल सही कह रही हैं। अल्पा जी, मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगी कि आपने गांव में चौपाल के माध्यम से भी बहुत कुछ बदलने की कोशिश की है, तो जरा बताएं क्या थे ये बदलाव और किस प्रकार आपने कैसे ये प्रयास किया है, किस तरीके से क्या क्या बदल रही हैं, आप बताएं जरा। 2016 की बात है। हम जी। लोग सर्व शिक्षा अभियान के लिए बहुत सारी रैलियां निकालते थे, जेई के जागरूकता के लिए बहुत सारी जी। रैलियां निकालते थे। तो ऐसे ही एक दिन हम लोग स्कूल में बैठे हुए थे तो ये कहा गया कि नहीं आप लोग को रैली निकालनी है, और बहुत तेज जी। धूप थी, ऐसे मार्च अप्रैल अप्रैल का समय था। तो हमें ये लगा कि हम लोग रैलियां निकालते हैं लेकिन उसका इम्पैक्ट कुछ नहीं पड़ता, सुंदर सुंदर लाइनें निकलती हैं, जी बच्चे बेचारे बिल्कुल। धूप में हलाकान हुए चले जाते हैं। और जब बात करने की बात करते हैं तो वहाँ गार्जियन से कोई सरोकार नहीं रहता, बच्चों को वो देखते हैं, फोटो खींचते हैं, वीडियो बनाते हैं, लेकिन जागरूकता की बात करें तो ऐसा कोई जागरूकता नहीं होती वहाँ पे। तो हमें लगा कि जरूरत है बच्चों के अभिभावकों से बात करने की, बच्चों से बात करने की। तो सबसे पहले हम लोगों ने शिक्षा के प्रति जागरूक करने को चौपालें लगाई। धीरे धीरे शुरुआत हम लोगों ने 9 गांवों से की थी। तो हम लोगों ने 9 गांव में करीब 25 चौपालें लगाई। हमारा टारगेट हमने 9 गांव को लेकर चला था। तो 25 चौपालें लगाने के बाद फिर हम लोग को लगा नहीं, ये एक ऐसा काम है जिसमें लोगों को बहुत अच्छे से जागरूक किया जा रहा है, और उसका इम्पैक्ट काफी अच्छा पड़ा, क्योंकि हमारे बच्चों की अटेंडेंस तो जो पहले से अच्छी थी उसके उसमें और अधिक सुधार इस तरह से हुआ कि अगल बगल के स्कूलों में बच्चों की अटेंडेंस ठीक होने लगी। तो कहीं ना कहीं हमें लगा नहीं इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। हालांकि कुछ प्राइवेट स्कूल्स जो है उन्होंने धमकी तक दे डाली थी कि मैडम इस तरह से काम नहीं चलेगा। हाँ। तो लेकिन वो सारी चीजें अलग थी। पर ये था कि गार्जियंस बहुत अच्छे से मोटिवेट हुए, गार्जियंस को जागरूक किया। तो हम लोगों ने सबसे पहले शिक्षा के प्रति जागरूक किया, जी। फिर हम लोगों ने महिला अभिभावकों और बच्चियों को लेकर हेल्थ एंड हाइजीन के प्रति जागरूक किया। और आज की डेट में हमारे साथ हेल्थ डिपार्टमेंट यानी हमारी जो पीएचसी है वो हमारे साथ मिलकर कार्य कर रही है इस पर। तो हम बहुत लोग सुंदर। सेफ एंड हेल्दी पीरियड्स पर काम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ फिर हम लोगों ने जेई के लिए जो अवेयरनेस कैंपेन था उसको भी चौपालों के माध्यम से चलाया। इस तरह से अब अभी क्या है, अब हम लोग जो है कोशिश कर रहे हैं कि हम 1-on-1 लोगों तक रीच बना पाए। तो उसके लिए, क्योंकि अब इस समय कोरोना में हम भीड़ इकट्ठी नहीं कर बिल्कुल सकते, तो हम लोग उस तरह से अपने प्रोग्राम्स को जो है मॉडिफाई करने के प्लान करने में के हैं। प्रयास में है। बहुत सुंदर, हाँ, बहुत अच्छा पर कर ये जो रही हैं। चौपालें थी ये जो 82 चौपालें थी ये आज भी हम लोगों को बहुत उत्साहित करती हैं। वाकई तारीफ़ काबिल है आपका काम। आप इतना अच्छा कर रही हैं कि दिल खुश हो रहा है हमारा तो। अल्पा जी, जैसा कि हमारी एजुकेशन बीट्स की टीम ने कई सरकारी विद्यालयों में विजिट किए, तो वहाँ पे अधिकतर सबसे बड़ी समस्या जो है हम देखते हैं तो वो है शौचालयों की। जब हम वहाँ के टीचर से हम पूछते हैं तो वहाँ पे शौचालयों में ताला लगा पाया गया है। तो जब हम वहाँ के टीचर से हम पूछते हैं तो उनका कहना है कि बच्चे गंदा कर देते हैं। पानी की भी समस्याएं रहती हैं जिस वजह से शौचालय गंदे रहते हैं। तो क्या आपके विद्यालय में भी ऐसी समस्याओं के सामने आपको भी करना पड़ा, जरा बताएं।
देखिए, शुरुआत में तो हर किसी को जो है समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जिस समय हमने स्कूल ज्वाइन किया था, उस समय बच्चों की संख्या काफ़ी कम थी वहाँ पर, तो 2 शौचालय थे, 1 बालक और 1 बालिका। और 24 बच्चों के लिए वो शौचालय जो है सफिशिएंट समझ सकते थे हम लोग। लेकिन जैसे-जैसे बच्चों की संख्या बढ़ी, वैसे-वैसे हमें समस्या का सामना करना पड़ा, और वहीं से समस्याएँ शुरू हुई। तो क्या होता था कि हम लोग जो है हमारे स्कूल में पिट होते थे शौचालय के लिए, और हर महीने हमें वो पिट साफ करवाने पड़ते थे, क्योंकि इतने बच्चे हो गए थे और 2 शौचालय कम पड़ रहे थे। बिल्कुल। फिर हम लोगों ने जो है ग्राम पंचायत में इस चीज़ के लिए अपनी वो दिया, एक प्रस्ताव दिया। फिर हमारे ग्राम प्रधान के थ्रू हम लोगों ने वहाँ पर एक शौचालय उनके थ्रू बनवाया। फिर हमारे पास रोटरी क्लब की ओर से हमें टॉयलेट कॉम्प्लेक्स दिया गया, तो वो भी हमारे लिए एक बोon था, क्योंकि टॉयलेट कॉम्प्लेक्स बच्चों के लिए उस समय अगर यूरिनल्स ही हैं, तो भी काफ़ी मदद होती है, क्योंकि बच्चे छोटे हैं और कई बार सर्दियों में पैंट में शू-शू कर दिए या जी, बिल्कुल। कपड़े गंदे कर दिए, तो इस वजह से थोड़ी-सी समस्या थी। तो लेकिन वो जो टॉयलेट कॉम्प्लेक्स मिला, फिर ग्राम प्रधान के सहयोग से बना। इसके बाद फिर हमें विभाग की ओर से भी एक शौचालय मिला, तो आज की डेट में हमारे पास पर्याप्त शौचालय हैं, और साफ-सफाई के लिए हम लोगों ने बच्चों को टॉयलेट ट्रेनिंग दे रखी है कि आप जब जाएँ तो पानी अच्छे से डालें। और इसके बाद बच्चे भी एक-दूसरे पर नज़र रखते हैं, क्योंकि हम लोगों ने बाल समितियाँ बनाई हुई हैं और वो 2010 से ही हैं, और ओह! फंक्शनल बाल समितियाँ हैं, तो वो सारे निगरानी करते हैं। तो अब हमें ये नहीं देखना पड़ता, क्योंकि सफाई कर्मचारियों की तो स्थिति हम सभी वाकिफ़ हैं बिल्कुल, उनसे। सही कह रही हैं। जो करना है, जैसे हम घर पे अपने साफ रखते हैं, वैसे हम लोगों ने बच्चों को ये ट्रेनिंग दी कि आपका टॉयलेट है, आपको साफ रखना है, कैसे रखना है, अब आप लोग समझें। तो बिल्कुल। बच्चे प्रॉपर पानी डालने का काम करते हैं, फ्लश करते हैं, तो इस तरह से जो समस्या है वो हम लोगों ने सॉल्व की। अब आपके विद्यालय में ऐसी कोई समस्याएँ नहीं है और बहुत खुशी की बात है। अल्पा जी, एजुकेशन बीट्स के मंच के माध्यम से आपको सभी लोग देख रहे हैं, तो आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगी? सबसे बड़ी चीज़ कि समस्याएँ हमारे जीवन में हमेशा आती हैं, बिल्कुल। और समस्याओं से हार कर, थक कर हमें रुकना नहीं है। हर किसी के लाइफ में पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं, प्रोफ़ेशनल प्रॉब्लम्स होती हैं, और ये सबकी लाइफ में होती हैं। ऐसा नहीं कि मेरी लाइफ में नहीं है या आपकी लाइफ में नहीं होंगी, सबकी लाइफ में प्रोफ़ेशनल भी होती हैं और पर्सनल भी होती हैं। पर इन प्रॉब्लम से थक कर, हार कर रुकना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि एक नया सूरज, एक नई सुबह हमारा इंतज़ार करती है। बिल्कुल। तो हमें उसी तरह से कोशिश करते रहना है, और कहीं न कहीं हमारी ये कोशिश रंग लाती है। तो अपनी कोशिशों से नहीं हारना है, कोशिश करना है, और अपनी मुसीबतों के आगे घुटने नहीं टेकना है। बहुत सुंदर। अल्पा जी, आपसे जुड़ के बहुत अच्छा लगा और शिक्षा के क्षेत्र में आप बहुत अच्छा कर रही हैं। आज एजुकेशन बीट्स के मंच पर हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।